हेलो बच्चों, वेलकम टू द फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक यूट्यूब चैनल। और आज के इस लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं अपने एनवायरमेंटल मैनेजमेंट चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर, जिसके अंदर हम एक कंसेप्ट देखने वाले हैं, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। ओके, सो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। यहां पर कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, वन बाय वन उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। सो उसको पढ़ने से पहले हमें यह देखना है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द एनवायरनमेंट, यानी कि कौन से फैक्टर एनवायरनमेंट के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, जिस वजह से एनवायरनमेंट के ऊपर हार्मफुल इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है। ओके, सो फॉर दैट रीजन सबसे पहला एंड सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रीजन है वो है पॉपुलेशन ग्रोथ। देखो, पिछले 50 साल में, 50 60 70 साल में, यानी कि आज़ादी के बाद अगर हम इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा हुआ है ना। पॉपुलेशन ग्राफ को अगर देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर्स। सो ये पॉपुलेशन ग्रोथ जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के बारे में जब हम बात करते हैं, बिकॉज पॉपुलेशन की वजह से ही एनवायरमेंट के ऊपर हार्मफुल इंपैक्ट होता है। एक बेबी अगर बॉर्न होता है तो उसके बाद लगभग मतलब बहुत ज्यादा पोल्यूशन इन फ्यूचर होने वाला होता है डेफिनेटली, क्योंकि वो आगे चल के बहुत सारे रिसोर्सेस का इस्तेमाल करेगा। उसके बाद फास्ट फैशन इंडस्ट्री से भी उसका बहुत रिलेशन आएगा, क्योंकि नए नए कपड़े वगैरह वो खरीदेगा। कपड़े खरीदना यानी कि पोल्यूशन बहुत ज्यादा क्रिएट करना। वो उसके बाद व्हीकल चलाने लगेगा, तब भी बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट होगा। सो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता है वैसे वैसे इन्वायरमेंट के ऊपर होने वाले हार्मफुल इफेक्ट्स भी बढ़ते जाते हैं, राइट। सो फॉर दैट रीजन इंपैक्ट क्या है? इंक्रीज डिमांड फॉर रिसोर्सेस, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड वेस्ट जनरेशन, है ना। देखो, सबसे पहले पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से रिसोर्सेस की डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज डिमांड फॉर द रिसोर्सेस, क्योंकि बहुत सारी चीजें, लोगों का कंजप्शन बढ़ जाता है। यस, उसकी वजह से इन्फ्लेशन वगैरह की चीजें भी हमें देखने को मिलती है। उसके बाद हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, लोगों को रहने के लिए जगह नहीं है ना। बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े सिटीज में अगर आप जाते हो तो वहां पर बिल्डिंग ऊपर, मंजिल के ऊपर मंजिल चढ़ाई जा रही है, लेकिन जमीन बची नहीं है। ओके, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, इंक्रीज इन द माइग्रेशन एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। ओके, जो कि यहां पे मैंने मेंशन किया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सब करने के बाद, है ना, यानी कि इन डिमांड, अगर रिसोर्सेज की डिमांड इंक्रीज हो रही है, कंजप्शन बढ़ रहा है ना, उसके साथ साथ हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है लोगों का, और उसके साथ साथ लास्ट में जो हमें बचता है वो क्या है? वेस्ट जनरेशन, है ना। जितना कंजप्शन बढ़ेगा उतना वेस्ट जनरेशन वहां पे ज्यादा होता हुआ हमको दिखेगा। ओके, फॉर दैट रीजन द पॉपुलेशन ग्रोथ इज प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसके कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकते हैं? स्ट्रेन ऑन इकोसिस्टम्स, डेफिनेटली एनवायरमेंट के ऊपर, इकोसिस्टम के ऊपर स्ट्रेन आने वाला है बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। देन लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखो, छोटे छोटे जो बर्ड्स हमें पहले दिखते थे वो अभी हमारे घर के आसपास हमें दिखते नहीं है, बिकॉज द बायोडाइवर्सिटी इज लॉस्ट बिकॉज ऑफ द हाई पोल्यूशन increased from last 20 to 50 years and increased pollution, है ना। pollution increase हो रहा है, उसके साथ साथ बायोडाइवर्सिटी भी क्या हो रही है? लूज हो रही है। आ गई बात समझ में? सो ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। देन उसके बाद नेक्स्ट जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना। इंडस्ट्रियलाइजेशन का बहुत क्रेज अभी जनरेशन में है, लेकिन इसके इंपैक्ट क्या क्या होते हैं? मतलब जैसे अब इंडिया जो है वो फिलहाल डेवलपिंग कंट्री है, जैसे ही हम डेवलप्ड हो जाएंगे, है ना, डेवलप्ड होते ही इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हमारे इकोसिस्टम के ऊपर उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा, राइट। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन जितना अच्छा है फॉर द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, फ्रॉम द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ द एक्सपोर्ट, उतना ही उसका हार्मफुल इंपैक्ट हमें एनवायरमेंट के ऊपर देखने को मिलता है। ओके,
इम्पैक्ट क्या है? रिलीज ऑफ पोल्यूटेंट्स, डेफिनेटली इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से पोल्यूटेंट्स बहुत ज्यादा रिलीज हो गए। उसके बाद डिफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा आपको। अलग अलग जगह पे अगर प्लांट्स को इंडस्ट्रियल प्लांट्स को सेटअप करना है तो आपको बहुत सारे पेड़ों को काटना पड़ेगा। देन एंड रिसोर्स डिप्लीशन, डेफिनेटली रिसोर्सेज का इस्तेमाल ज्यादा होने वाला है, ज्यादा पानी खर्च होगा, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी खर्च होगी, कंस्ट्रक्शन के लिए ज्यादा मटेरियल लगेगा, सीमेंट, रेत, ये सभी चीजें जो है वो ओवरऑल उस एनवायरनमेंट के ऊपर, इकोसिस्टम के ऊपर हार्मफुल इंपैक्ट देती है। ओके, सो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं? एयर एंड वाटर पोल्यूशन सबसे ज्यादा होता है, एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन। देन हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, डेफिनेटली कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए लोगों को दूसरी जगह पे शिफ्ट करना पड़ता है, या फिर वहां पे कोई रिवर वगैरह है तो उसके एक्वेटिक लाइफ को भी पहुंचता है। यस, सो एंड क्लाइमेट चेंज, है ना, क्लाइमेट चेंज भी इसके साथ साथ होता है डेफिनेटली, है ना, जिसको हम जलवायु परिवर्तन कहते हैं। ओके, सो ये कुछ पॉइंट्स थे, इसके आगे भी एक दो पॉइंट्स हैं जिसको हम बोलते हैं अर्बनाइजेशन, है ना। अर्बनाइजेशन भी बहुत ज्यादा रिस्की है हमारे एनवायरनमेंट के कंपैरिजन में, एनवायरनमेंट के हेल्थ के कंपैरिजन में। इसका इंपैक्ट क्या होता है बेटा? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, है ना, इंक्रीज एनर्जी कंजप्शन। इंफ्रा जितना बढ़ेगा, हम बोलते हैं ना कि किसी भी कंट्री को अगर प्रोग्रेस करनी है, किसी भी कंट्री को अगर डेवलपिंग से डेवलप्ड होना है, तो उस कंट्री के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर काफी जबरदस्त होना जरूरी है। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर अल्टीमेटली हमारे एनवायरनमेंट को एंड इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाता है, ये बात भी हमें ध्यान में रखनी होगी, है ना। तो आप बोलोगे सर, आप बोल रहे हो कि हर चीज में एनवायरनमेंट के ऊपर इंपैक्ट आ रहा है, तो ऐसे करके फिर कभी हमारे देश का या फिर हमारे जैसे कुछ अदर देश का फिर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। डेवलपमेंट हो सकता है, उसके लिए भी कुछ अल्टरनेटिव्स हमारे पास मौजूद है। हम मोर ग्रीन कैंपेन की तरफ बढ़ सकते हैं, जितना हो सके उतना पोल्यूशन इंडस्ट्रीज से रिड्यूस कर सकते हैं, है ना, और इफिशिएंट चलने वाली व्हीकल्स को डेवलप कर सकते हैं, है ना। हाइड्रोजन फ्यूल सेल की टेक्नोलॉजी भी हमारे पास अवेलेबल है ना। ईवी भी जो है, ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसको हम बोलते हैं, वो भी एक फ्यूचर पर्सपेक्टिव से एक ऐसी जीरो पोल्यूशन व्हीकल नहीं है, बिकॉज उसके कार्बन फुटप्रिंट्स को अगर हम चेक करें तो वो लगभग पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल्स के इक्वल आती है। सो फॉर दैट रीजन ऑल्सो वी हैव टू मूव फॉर द न्यूअर टेक्नोलॉजीज इन द व्हीकल, न्यू टेक्नोलॉजीज, हाई एफिशिएंसीज इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन। ओके, चाहे तो आप ये नाम नोट कर लो, आपको है शायद ये सिलेबस में, हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी, हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी इन व्हीकल्स, है ना। हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो है मिस्टर नितिन गडकरी, उनके पास ये गाड़ी है हाइड्रोजन फ्यूल सेल पे चलने वाली। और बाय प्रोडक्ट क्या निकलता है इसका? बाय प्रोडक्ट इज वाटर वेपर्स, है ना। वाटर वेपर्स हमें बाय प्रोडक्ट में देखने को मिलते हैं। ओके, सो कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं? हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, लॉस ऑफ ग्रीन स्पेसेस, है ना, जितनी भी ग्रीन जगह है, ग्रीनरी है हमारे एरिया में, वो खत्म हो सकती है, एंड हाइटेंड पोल्यूशन। ओके, सो दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट मुद्दा है डिफॉरेस्टेशन का। किसका? डिफॉरेस्टेशन। सो इसका इंपैक्ट क्या होता है? लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, डिस्ट्रप्शन ऑफ इकोसिस्टम। डेफिनेटली अगर डायरेक्टली हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, बहुत सारे पेड़ों को काट रहे हैं, बहुत सारे जंगल को प्लेन बना के वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में बायोडाइवर्सिटी तो डेफिनेटली लूज होने वाली है, और उसके साथ साथ इकोसिस्टम में भी हमें डिस्ट्रप्शन देखने को मिलेंगे डेफिनेटली। ओके, सो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं इसके? सॉइल एरोजन, उसके बाद में अल्टर्ड वेदर पैटर्न्स, है ना। अभी हमें दिखता है ना कि जब जिस मौसम में ठंड पड़नी चाहिए उस मौसम में बारिश होती है ना। जिस मौसम में धूप निकलनी चाहिए समर्स में, उस मौसम में बारिश होती है। और ऐसे ही कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिलते हैं क्लाइमेट के रिलेटेड एंड वेदर पैटर्न्स के रिलेटेड, है ना। अभी कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है ना, कभी भी बारिश आती है, कभी भी ठंड पड़ती है, कभी भी बहुत ज्यादा गर्मी होने लगती है। ओके, सो दिस इज द इंपैक्ट ऑफ द पोल्यूशन एंड डिफॉरेस्टेशन। एंड
रिड्यूस कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ओके। देन अनप्लान्ड डेवलपमेंट, है ना, अनप्लान्ड डेवलपमेंट यानी कि देखो इंपैक्ट डिस्ट्रप्शन ऑफ नेचुरल लैंडस्केप्स, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, इंक्रीज वल्नरेबिलिटी टू नेचुरल डिजास्टर, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखो अनप्लान्ड डेवलपमेंट का मतलब यह होता है कि हर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर हमें इकोसिस्टम एंड एनवायरनमेंट का फैक्टर कंसीडर करना पड़ता है और उसके मुताबिक मतलब जो चीजें एनवायरनमेंट के बेनिफिट में है उसके मुताबिक सोचकर फिर डेवलपमेंट का प्लान एंड प्रोजेक्ट रिलीज करना पड़ता है किसी भी गवर्नेंस को। सो उस कंडीशन में अगर अनप्लान्ड डेवलपमेंट हो जाए, है ना, विदाउट प्लानिंग, विदाउट थिंकिंग हाउ मच इट विल गोइंग टू इंपैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, देन देयर should be the consequences like the increased vulnerability to natural disasters होने की चांसेस बढ़ सकते हैं, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ये भी हो सकता है। ओके अंडरस्टूड, आ गई बात समझ में, यस और नो? ओके सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ओके देखो और चीजें है, दो तीन चीजें है, क्या है, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, है ना, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है ना। डेफिनेटली इसके पीछे जो रीजन है वो पॉपुलेशन का ही है। सो इंपैक्ट ऑन रिसोर्सेस के ऊपर इंपैक्ट हो रहा है, कैसे, सिनेरियो क्या है, ग्रेजुअल इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द फूड, वाटर एंड एनर्जी। देखो जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा उतना ही फूड के अंदर, उसके बाद में वाटर पानी के अंदर एंड एनर्जी के अंदर डिमांड इंक्रीज होने वाला है। ओके सो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं बेटा, इसके रिसोर्सेस के ऊपर स्ट्रेन आता है, पोटेंशियल स्कैर्सिटी, है ना, उसकी वजह से इन्फ्लेशन होता है ना, उसकी वजह से लोगों को खाना पानी एनर्जी नहीं मिल पाती है। यस आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ्स होते हैं, उसके बाद में अनाज काफी महंगा हो चुका है। ओके सो एंड इंक्रीज कॉम्पिटिशन, है ना, कॉम्पिटिशन भी वहां पे इंक्रीज होती है। देन इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, क्या है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस का क्या सिनेरियो है, डिस्ट्रप्शन ऑफ फूड चेन्स एंड इकोसिस्टम, डेफिनेटली फूड चेन्स इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, डिक्लाइन इन बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ कीस्टोन स्पीसीज एंड इकोसिस्टम कोलैप्स, है ना। देखो कीस्टोन स्पीसीज लॉस होती है, बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन होती है एंड अल्टीमेटली उसका इंपैक्ट क्या होता है, इकोसिस्टम जो है वो कोलैप्स हो जाती है। यस देन क्या है, पोल्यूशन एस्केलेशन सिनेरियो, हायर वेस्ट जनरेशन एंड पोल्यूशन, है ना। वेस्ट जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा, जितना लोगों का कंज्यूमिंग पावर बढ़ेगा उतना ही वेस्ट भी क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है, तो उसके लिए प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट की जरूरत है। कॉन्सिक्वेंसेस डिटेरियोरेशन ऑफ एयर वाटर एंड सॉइल क्वालिटी इंपैक्टिंग बोथ ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल हेल्थ, है ना, हवा की क्वालिटी कम हो रही है, सॉइल क्वालिटी कम हो रही है, वाटर क्वालिटी कम हो रही है और अल्टीमेटली ह्यूमन एंड अदर स्पीसीज के ऊपर इसका हार्मफुल इंपैक्ट हो रहा है। ओके अंडरस्टूड माय पॉइंट? ओके सो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये कुछ पॉइंट्स हमें रिमेंबर करने की जरूरत है। ओके ऐसे पॉइंट बाय पॉइंट आप आपके एग्जाम में भी लिख सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा सा उसको और इलैबोरेट करके लिखना है। आ गई बात समझ में? देन इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्री ऑन रिवर इकोसिस्टम, है ना, पानी के अंदर क्या इंडस्ट्री का इंपैक्ट देखने को मिलता है, इसको भी हम देखेंगे और समझेंगे। देखो सबसे पहले तो वाटर कंटेमिनेशन होता है ना, क्या क्या इंपैक्ट होता है, वाटर कंटेमिनेशन। देन इंडस्ट्रियल इफ्लेट्स कंटेनिंग पोल्यूटेंट्स, जो इंडस्ट्री से पानी बाहर निकलता है उसके अंदर बहुत ही हार्श केमिकल्स एंड पोल्यूटेंट्स मौजूद होते हैं। देन कॉन्सिक्वेंसेस अल्टर्ड वाटर केमिस्ट्री, हार्म टू एक्वेटिक लाइफ एंड इकोसिस्टम डिसरप्शन। देखो डेफिनेटली ऐसे जहरीला पानी, पॉइजनस वाटर जो कि इंडस्ट्रीज से बाहर निकल रहा है वेस्ट वाटर के नाम पे, वो अगर रिवर के अंदर एंटर करता है तो डेफिनेटली रिवर में रहने वाले एक्वेटिक एनिमल्स के ऊपर उसका हार्मफुल इंपैक्ट होने वाला है। देन क्या है, हैबिटेट डिग्रेडेशन। देखो इंपैक्ट अल्टरेशन ऑफ रिवर बैंक हैबिटेट्स, कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ नेटिव स्पीसीज, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड डिग्रेडेड इकोसिस्टम सर्विसेज। बायोडाइवर्सिटी लॉस होगी, उसके बाद में इकोसिस्टम सर्विसेज डिग्रेड हो सकती है, स्पीसीज लॉस हो सकती है, एक्वेटिक लाइफ। ओके देखो नेक्स्ट स्लाइड। अब यहां पर
कुछ टाइप्स ऑफ पोल्यूशन के बारे में भी पढ़ने की हमें जरूरत है ना। टाइप्स ऑफ पोल्यूशन के अंदर सबसे पहला और सबसे डेंजरस जो कि इंसानों के ऊपर भी डायरेक्टली इंपैक्ट करता है वो है एयर पोल्यूशन। क्या है? एयर पोल्यूशन। ठीक है, एयर पोल्यूशन की डेफिनेशन क्या है? बेसिकली कंटेमिनेशन ऑफ द एयर विथ हार्मफुल सब्सटेंसेस, है ना। देखो, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर मौजूद है उसका एक कंपोजिशन है। कंपोजिशन ऑफ एयर इज द कंपोजिशन ऑफ, है ना, एयर इज कंपोजिशन ऑफ, एयर कंपोजिशन है किसका? ऑक्सीजन, है ना, देन नाइट्रोजन, देन CO2, है ना, उसके बाद में CO2 के बाद में कुछ डस्ट पार्टिकल्स, है ना। ओके, सो इन सभी चीजों का एक कंपोजिशन है जिसको हम एयर बोलते हैं, हवा बोलते हैं। लेकिन इस कंपोजिशन के अंदर कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस जैसे कि NOx, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। सो ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस जब इसके अंदर मिक्स हो जाते हैं तो तब हम बोलते हैं कि एयर इज गेट कंटेमिनेटेड, है ना। कंटेमिनेशन ऑफ द एयर विथ हार्मफुल सब्सटेंसेस, दैट इज कॉल्ड द एयर पोल्यूशन। उसी को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? एयर पोल्यूशन बोलते हैं। आ गई बात समझ में? क्लियर है? देखो, एग्जाम्पल्स, इमिशंस फ्रॉम व्हीकल से होने वाले इमिशंस सबसे ज्यादा पोल्यूशन का रीजन है पूरे दुनिया में। देन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, जो कि फोर्जिंग वगैरह होती है, जो भी प्रोसेसेस होती है इंडस्ट्री के अंदर, हर एक प्रोसेस से कुछ ना कुछ एयर पोल्यूशन होता है। देन बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स का बर्निंग कहां पर होता है? सबसे पहले तो पावर प्लांट्स में, जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। यस, सो नेक्स्ट क्या है बेटा? वाटर पोल्यूशन। ओके, वाटर पोल्यूशन यानी कि कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज विद द पोल्यूटेंट्स। वाटर बॉडीज के अंदर कुछ कंटेमिनेशन आ जाता है, जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा है, उसको ही वाटर पोल्यूशन बोलते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, इंडस्ट्री से जो पानी निकलता है वो, उसके बाद में एग्रीकल्चर रन ऑफ एंड इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, है ना। इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल की वजह से भी, जैसे कि कुछ इमेजेस में आपको दिख रहा है इधर, है ना। देखो, अब ये वेस्टेज जो है वो पानी के अंदर जाने लायक नहीं था। इसके अंदर कुछ चीजें रिसाइकल हो सकती थी, कुछ चीजें रिसाइकल नहीं हो सकती थी, लेकिन ये पानी के अंदर गया तो इसका हार्मफुल इंपैक्ट हमें एक्वेटिक लाइफ के ऊपर देखने को मिलता है, जिसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? वाटर पोल्यूशन बोलते हैं। देन क्या है बेटा? सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन की डेफिनेशन क्या है? कंटेमिनेशन ऑफ द सॉइल विथ हजार्डस सब्सटेंसेस। सॉइल के अंदर कुछ हजार्डस केमिकल सब्सटेंसेस जो कि पॉइजनस है, जो कि सॉइल क्वालिटी को लॉन्ग टर्म में खराब कर सकते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस का जब कंटेमिनेशन होता है तो उसको हम सॉइल पोल्यूशन कहते हैं। देन एग्जाम्पल क्या है? पेस्टिसाइड्स जो आजकल फार्मर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें फार्मर्स की भी कोई गलती नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, तो उस पॉपुलेशन की जो बढ़ती डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए आपके फार्म्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होना जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए फार्मर्स ऐसे केमिकल पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करेंगे। ओके, सो दैट लीड्स टू द सॉइल पोल्यूशन। ओके, सो then pesticides, industrial waste, improper disposal of hazardous materials, है ना। कुछ hazardous materials भी सॉइल के अंदर मिक्स हो जाते हैं, कुछ पेस्टिसाइड्स भी उसके अंदर मिक्स होते हैं, देन इंडस्ट्रियल वेस्ट भी उसके अंदर मिक्स होता है। आ गई बात समझ में? क्लियर है सभी चीजें? यस और नो? ओके, गॉट माय पॉइंट? देन मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहां पर और दो तीन चीजें हैं, है ना, जैसे कि नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पोल्यूशन। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पोल्यूशन, देखो, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पोल्यूशन के अंदर नेचुरल पोल्यूशन यानी कि डेफिनेशन क्या है? एनवायरमेंटल चेंजेस ड्यू टू नेचुरल इवेंट्स, है ना। नेचर के अंदर कुछ इवेंट्स होते रहते हैं, जैसे कि फ्लड्स है, सुनामी है, उसके बाद में अर्थक्वेक है। ओके, सो ऐसे इवेंट्स की वजह से, जैसे कि फॉरेस्ट फायर्स है, वोल्केनिक इरप्शंस है, देन नेचुरल वेदरिंग प्रोसेस है, ऐसे चीजों की वजह से जो कि नेचुरली ऑक्यूरिंग चीजें हैं, डिजास्टर्स है, उसकी वजह से भी पोल्यूशन होता है। देन दूसरा क्या है बेटा? आर्टिफिशियल पोल्यूशन। क्या है? आर्टिफिशियल पोल्यूशन। आर्टिफिशियल पोल्यूशन की डेफिनेशन क्या है? एनवायरमेंटल चेंजेस caused by human activities। एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज। अब क्या क्या है इसके एग्जांपल्स? इंडस्ट्रियल इमिशंस, डिफॉरेस्टेशन, इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल,
है ना, जो कि अभी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब ये सभी सिनेरियोज हमने पढ़ लिए। यस, पोल्यूशन के बारे में भी पढ़ लिया, उसके बाद में जो फैक्टर्स कंसिडर करने हैं उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया। अब लास्ट में कंक्लूजन क्या कहता है, देखो, कंक्लूजन इज दैट environmental conservation is crucial to mitigate the adverse effects of the pollution and maintain a sustainable balance for the well-being of all living organisms। देखो, environmental conservation काफी crucial, काफी important चीज है। अगर ह्यूमन सिविलाइजेशन को या फिर अदर स्पेसीज को लंबे समय तक सरवाइव करना है तो इसलिए जो भी डेवलपमेंट वगैरह, जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ, ये सभी चीजों को कंट्रोल करके कम से कम एनवायरनमेंट का लॉस एंड ज्यादा से ज्यादा इफिशिएंसी बढ़ा के हम एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में हासिल कर सकते हैं कि एनवायरमेंटल कंजर्वेशन प्रॉपरली हो सकता है। आ गई बात समझ में? यस और नो? गॉट माय पॉइंट? ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब अभी जो मैंने आपको बताया कि एयर पोल्यूशन, उसके बाद में कुछ NOx, CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सभी चीजें जो है ये किस तरीके से इंपैक्ट डालती है हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। देन वाटर पोल्यूशन के अंदर भी जो चीजें हैं वो भी किस तरीके से इंपैक्ट डालती है उसके बारे में भी पढ़ने वाले। एंड सॉइल पोल्यूशन, यानी कि बेसिकली अलग अलग कंपोनेंट्स किस तरीके से के अंदर पोल्यूशन होता है और उसके साइड इफेक्ट्स, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हमें देखने को मिलते हैं, वो सभी हम इस चार्ट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, आई विल जस्ट रिड्यूस द ब्राइटनेस फॉर योर कंफर्ट। ओके, आई थिंक इट इज क्लियरली विजिबल राइट नाउ। सो कंपोनेंट्स एयर पोल्यूशन के अंदर CO2 एंड CO, ठीक है। उसके बाद में कुछ हाइड्रोकार्बन्स भी मिक्स होता है, सल्फर, NOx, है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड्स, और उसके साथ साथ सॉलिड में डस्ट, उसके बाद में पर्टिकुलेट मैटर, ऐश, कार्बन, लीड एंड एस्बेस्टोस, ऐसे हार्मफुल डेंजरस केमिकल्स इस एयर पोल्यूशन के अंदर मिक्स होते हैं। ओके, इसके सोर्सेस क्या है बेटा? सबसे पहले तो केमिकल इंडस्ट्रीज एंड ऑयल रिफाइनरीज, है ना, जितने भी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज है, ऑयल रिफाइनरीज है, उसकी वजह से होता है। देन थर्मल पावर स्टेशंस, थर्मल पावर प्लांट में हम काफी बड़े क्वांटिटी में फॉसिल फ्यूल को यानी कि कोल को बर्न करते हैं। ओके, देन पेपर इंडस्ट्रीज की वजह से भी बहुत पॉपुलेशन होता है। देन क्लॉथ मिल्स, फास्ट फैशन इंडस्ट्री मैंने आपको बताया, देन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, देन डायनामाइट्स, स्टोन क्रशर्स एक्सेट्रा। ओके, व्हीकल भी इसके लिए जिम्मेदार है। इसकी इफेक्ट क्या होता है बेटा? हम एयर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली। इंपैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, सीरियस इफेक्ट्स ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे ज्यादा सीरियस डेंजरस इफेक्ट इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर होता है, लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है ना। आप दिल्ली NCR के इलाके में जाओ तो वहां पर आपको रेस्पिरेशन में इतनी दिक्कत है कि कोई नया आदमी दूसरे शहर का, है ना, वहां पे जाके सर्वाइव नहीं कर सकता, उसकी तबीयत खराब होनी है। ओके, बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन। ओके, सो इफेक्ट्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स, एसिड रेन्स इसी वजह से होता है, एंड क्लाइमेट चेंज, जिसको हम जलवायु परिवर्तन कहते हैं। ओके, अब इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स एंड मेजर्स ले सकते हैं बेटा, ये भी यहां पर मेंशन है। टॉल चिमनीज कंपनीज इस्तेमाल कर सकती है। चिमनी आपको पता है ना, जो कि एग्जॉस्ट, जो हार्मफुल गैसेस है उसको एटमॉस्फेयर में छोड़ने का काम करती है। देन इंप्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन मेथोडोलॉजी, जैसे कि मैंने आपको बताया इफिशिएंसी बढ़ानी है ना, कम से कम फ्यूल में ज्यादा से ज्यादा मशीन ने आउटपुट देना चाहिए इंडस्ट्रीज के अंदर। ओके, इसके ऊपर भी हम काम कर सकते हैं। देन इक्विपमेंट टू कंट्रोल द पोल्यूशन, है ना, पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स को भी इंप्लीमेंट करना जरूरी है। आ गई बात समझ में? क्लियर है? अब हम क्या देखेंगे बेटा? वाटर पोल्यूशन के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे? वाटर पोल्यूशन। अब इसके अंदर बायोटिक कंपोनेंट्स है, अलगाई, उसके बाद में वायरसेस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, है ना। उसके बाद कुछ अबायोटिक कंपोनेंट्स भी पानी के अंदर मिक्स होते हैं, जैसे कि सैंड, सॉइल, डस्ट, फ्लोटिंग पार्टिकल्स, प्रेसिपिटेंट्स ऑफ सॉल्ट, सिल्वर, लीड, है ना, ये भी काफी डेंजरस है, हेवी मेटल्स एंड कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस भी इसके अंदर मिक्स होते हैं। ओके, देन कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे कि वीडिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एंड सेवेज। ये भी सबसे ज्यादा, ये जो फैक्टर्स यहां पे मेंशन है, ये वाटर पोल्यूशन
क्रिएट करते हैं। ओके, सो इसके सोर्स क्या है बेटा? डेफिनेटली पहला सोर्स क्या है? इंडस्ट्रियल वेस्ट, देन डोमेस्टिक वेस्ट, है ना, जो कि घर से निकलता है जैसे सैवेज, उसके बाद में केमिकल डिस्चार्ज फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, पेस्टिसाइड्स यूज्ड इन द एग्रीकल्चर, है ना, एग्रीकल्चर के अंदर जो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है वो भी वाटर पोल्यूशन का रीजन है। ओके, सो इफेक्ट क्या है बेटा इसके? एपिडेमिक्स ऑफ वाटरबॉर्न डिसीजेस इन ह्यूमंस, है ना, वाटरबॉर्न डिसीजेस आपको पता है, डायरिया वगैरह जैसे। ओके, उसके साथ मोर्टेलिटी ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स की मोर्टेलिटी बढ़ जाती है, वो जल्दी उनका लाइफ स्पैन जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द वाटर पोल्यूशन, है ना। अगेन उसका इंपैक्ट बायोडाइवर्सिटी के ऊपर हो रहा है। देन एट्रोपिकेशन ऑफ द वाटर बॉडीज, अब इसके ऊपर मेजर्स क्या ले सकते हैं हम, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इस पोल्यूशन को? मेजर्स कंट्रोल द रिलीज ऑफ एफ्लुएंट्स, जो कि एफ्लुएंट्स इंडस्ट्री से डिस्चार्ज हो रहे हैं रिवर्स के अंदर, समंदर के अंदर, उसको कंट्रोल कर सकते हैं या फिर उसको पहले फिल्टर करके फिर उसमें छोड़ सकते हैं, राइट। सो लॉज अगेंस्ट रिलीज ऑफ टॉक्सिक एफ्लुएंट्स इन द वाटर बॉडीज, इसके लिए लॉज बहुत सारे हैं लेकिन उसका स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन होना जरूरी है, तब जाके ये जो चीजें हैं वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड ये रोकी जा सकती है। वाटर या फिर किसी भी पोल्यूशन, सॉइल या फिर एयर की बात कर ले हम तो। आ गई बात समझ में? क्लियर है चीज? देन अब क्या है? सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूटेंट्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट रीजन्स, है ना, अलग अलग रीजन में सॉइल पोल्यूटेंट्स जो है वो अलग अलग रहते हैं। सो नियर फील्ड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड एक्सेस ऑफ फर्टिलाइजर, फील्ड के पास इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, इंसेक्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स ये पोल्यूशन करते हैं। उसके साथ साथ कुछ हेवी मेटल्स एंड अदर टॉक्सिक केमिकल्स भी वाटर के सॉइल के अंदर पोल्यूशन क्रिएट करने का काम करते हैं। ओके, देन इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, हाउसहोल्ड टॉक्सिक मटेरियल्स, है ना, हाउसहोल्ड टॉक्सिक मटेरियल्स भी सॉइल पोल्यूशन करते हैं, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स भी करते हैं, केमिकल पेस्टिसाइड्स, बायोमेडिकल वेस्टेज ये भी काफी ज्यादा हजार्डस है ना, जो कि मेडिकल हॉस्पिटल्स के अंदर से निकलता है। देन ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जिसको हम बोलते हैं, वो भी सबसे ज्यादा डेंजरस है और सॉइल पोल्यूशन में सबसे ज्यादा उसका रोल है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? प्लास्टिक वेस्ट, है ना, प्लास्टिक वेस्ट भी बहुत ज्यादा सॉइल पोल्यूशन क्रिएट करता है। ठीक, अब इसकी इफेक्ट क्या क्या होता है बेटा? देखो, सॉइल एरोजन होता है सबसे पहली बात, देन रिटार्डेड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की जो नेचुरल ग्रोथ होने वाली थी वो रुक जाती है, स्लो हो जाती है, क्रॉप्स भी स्लोली ग्रो करते हैं, देन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आती है प्लांट्स को। आ गई बात समझ में? ओके, सो कंट्रोल मेजर्स क्या क्या लिए जा सकते हैं इसके ऊपर? रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग द पोल्यूटिंग मटेरियल्स, है ना, जो पोल्यूटिंग मटेरियल्स है उसका रिसाइकलिंग हो सकता है, जैसे कि प्लास्टिक वेस्ट है ना। देन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, है ना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है। सॉलिड वेस्ट को हम किस तरीके से मैनेज करते हैं, इसी हिसाब से फिर सॉइल पोल्यूशन कम करने में हमें मदद मिलती है। आ गई बात समझ में? क्लियर है चीज? ओके, ये चार्ट क्लियर है? ये चार्ट आपको याद होना चाहिए, है ना, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए टेल द इफेक्ट्स ऑफ द सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन, टेल इट्स सोर्सेस एंड व्हाट आर द कंट्रोल मेजर्स, ऐसा कंबाइंड क्वेश्चन अगर आपको आता है तो इसी चार्ट को आपको पॉइंट बाय पॉइंट मेंशन करना है, लिखना है। आ गई बात समझ में? क्लियर है? देन मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ओके, देखो कुछ रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट्स है, यहां पर क्या लिखा है हेडलाइन? रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, है ना, आपको पता है कि यूरेनियम जैसे जो मटेरियल्स है ना, यूरेनियम, लीड, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। ओके, सो ये भी इन्वायरमेंट के अंदर बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करने का काम करते हैं। ओके, सो रीजंस ऑफ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन हेडलाइन है, इसके अंदर दो टाइप के रीजंस है हमारे पास, नेचुरल रीजंस एंड दूसरा आर्टिफिशियल रीजंस। ठीक है, नेचुरल रीजन कौन सा है बेटा? यूवी रेडिएशंस जो कि सन से आते हैं एंड आईआर रेडिएशंस, है ना, यूवी एंड आईआर जिसको हम इंफ्रारेड बोलते हैं। देन आर्टिफिशियल रीजंस क्या क्या है? एक्सरेज जो कि हम इस्तेमाल करते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, एंड रेडिएशंस फ्रॉम एटॉमिक एनर्जी प्लांट्स आर आर्टिफिशियल रेडिएशंस। देखो, सबसे पहले तो एक्सरेज को हॉस्पिटल्स में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। देन दूसरी चीज, न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर जो रेडिएशंस निकलते हैं उसकी वजह से भी न्यूक्लियर या फिर रेडियो एक्टिव पोल्यूशन होता है। ये कुछ हो गया आर्टिफिशियल रीजंस। आ गई बात समझ में? अब मेजर रेडियोलॉजिकल मिसहैप्स, मतलब कहां पे
रेडियो एक्टिव डिजास्टर्स हुए थे, इसके बारे में हम 2-3 चीजें यहां पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है चार्नोबिल डिजास्टर, जिसको कहते हैं। चार्नोबिल डिजास्टर के अंदर क्या हुआ था? अ रियली बैड न्यूक्लियर एक्सीडेंट हैपन इन द यूक्रेन इन 1986, है ना। 1986 के अंदर एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ, किसमें? यूक्रेन नाम की कंट्री में। ओके, सो इसका रिजल्ट क्या हुआ? मेनी पीपल गॉट सिक, बहुत सारे पीपल जो है वो सिक हो गए, एंड द लैंड गॉट रियली डर्टी विद रेडिएशन, है ना। उनकी जमीन जो है वो खराब हो गई, सॉइल पोल्यूशन हो गया वहां पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट की वजह से, और बहुत ज्यादा पीपल्स को क्या आ गई वहां पर? इलनेसेस, है ना। इलनेसेस, अलग अलग टाइप के डिसीजेस, है ना, कैंसर जैसे डिसीजेस, ठीक है। ये सभी जो इंपैक्ट है ये किस वजह से हुआ है? रेडियो एक्टिव पोल्यूशन की वजह से हुआ है, ठीक है। देन विंड स्केल इंसिडेंट, नेक्स्ट इंसिडेंट है। देयर वाज अ फायर इन न्यूक्लियर रिएक्टर इन यूके, यूनाइटेड किंगडम, इन 1957, है ना। 1957 में यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर में आग लगी थी। उस वजह से भी हार्मफुल रेडियो एक्टिव स्टफ गॉट आउट, उस वजह से जो रेडियो एक्टिव स्टफ है, रेडिएशंस है, वो बाहर निकली। देन मेकिंग पीपल वरीड अबाउट देयर हेल्थ। अब अभी तक उनको उस पर्टिकुलर एरिया में उनको हेल्थ के रिलेटेड कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ता है, बिकॉज ये रेडियो एक्टिव वेव्स जो है, रेडिएशंस जो है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलने वाले, ये काफी ज्यादा हार्मफुल है और लॉन्ग टर्म में ये काफी ज्यादा तकलीफ देते हैं। आ गई बात समझ में? क्लियर है? ओके, सो एक और डिजास्टर है यहां पर, 3 माइल आइलैंड एक्सीडेंट, जिसको हम बोलते हैं 3 माइल आइलैंड एक्सीडेंट। ओके, सो इन 1979, है ना, अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर इन द यूएस हैड अ प्रॉब्लम, है ना। न्यूक्लियर रिएक्टर के एक पार्ट में यूएस के अंदर कुछ प्रॉब्लम आया था। उसके रिजल्ट में क्या हुआ? बहुत सारे लोग डर गए। देन देयर वर मोर रूल्स अबाउट न्यूक्लियर सेफ्टी आफ्टर दैट, है ना। उसके बाद उस पर्टिकुलर एरिया में, उस कंट्री में, यूएस में, बहुत सेफ्टी रूल्स को बनाया गया और उसको फॉलो किया गया स्ट्रिक्टली, ताकि आगे चल के ऐसे डिजास्टर्स हमें देखने को ना मिले। ओके, गॉट माय पॉइंट? देन हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के हार्मफुल इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं? देखो, सबसे पहला और सबसे कॉमन और गारंटीड, अगर रेडियो एक्टिव वेव्स रेडिएशंस के अंदर अगर आप आते हो तो गारंटीड ये डिसीजेस होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। सो कैंसरस अल्सरेशन ऑकर्स ड्यू टू हायर रेडियो एक्टिव रेडिएशंस ऑफ एक्सरेज। एक्सरेज के हायर रेडिएशन की वजह से कैंसरस अल्सरेशन हो सकता है, कैंसर हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है ना। देन टिश्यूज इन द बॉडी आर डिस्ट्रॉयड, बॉडी टिश्यूज जो है नेचुरली हमारे पास वो डिस्ट्रॉय होते हैं। देन जेनेटिक चेंजेस भी वहां पर देखने को मिलता है ना, जेनेटिक डिसऑर्डर्स जिसको हम बोलते हैं, है ना, तो वो भी होता है। देन विजन इज एडवर्सली अफेक्टेड, है ना, विजन जो है वो खराब हो जाता है, यस, उस पर्टिकुलर पर्सन का जो भी इस रेडिएशंस के कांटेक्ट में आया है। आ गई बात समझ में? क्लियर है चीजें? यस और नो? ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन क्या है, मतलब जरूरत क्या है एनवायरमेंट को कंजर्व करने की, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात, लैक ऑफ अवेयरनेस। ओके, सो जनरल पब्लिक अनअवेयर ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन रूल। जनरली पीपल जो है वो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन रूल से अनअवेयर है, उनको पता नहीं कि रूल्स क्या क्या है। देन पब्लिक पार्टिसिपेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, urgent need for large scale public involvement in the conservation efforts। public participation सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो अभी टाइम की जरूरत है। ओके, उस वजह से ही एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में हमें हेल्प मिल सकती है। देन इफेक्टिव मूवमेंट सॉल्विंग एनवायरमेंटल इश्यूज, इट रिक्वायर्स रोबस्ट पब्लिक मूवमेंट, है ना। लोग इकट्ठा होके एक साथ जुड़ के जब काम करेंगे एनवायरमेंट को बचाने का, डेफिनेटली उसका फायदा फ्यूचर जनरेशंस को होने वाला है। देन वैल्यूज इंक्यूलेशन, इंस्टिलिंग पॉजिटिव एटीट्यूड्स एंड अफेक्शन फॉर द एनवायरमेंट, अर्ली एजुकेशन, ठीक है, इंपार्टिंग नॉलेज अबाउट एनवायरमेंटल कंजर्वेशन टू चिल्ड्रन, है ना। अर्ली एजुकेशन मतलब बहुत ही कम उम्र में, है ना, फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड से ही अगर सिलेबस में एनवायरमेंटल अवेयरनेस के बारे में कंसेप्ट्स, चैप्टर्स, लेसन्स, पोएम्स वगैरह अगर इनब्लेंड कर दी जाए तो डेफिनेटली
आगे चल के वो जो जनरेशन है वो एनवायरनमेंट के बारे में सोचेगी, कम से कम एक बार के लिए भी उनके मन में अगर आता है कि ये जो हम कर रहे हैं ये एनवायरनमेंट के हिसाब से गलत होगा, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ फायदा यहां पर होने वाला है। आगे ये बात समझ में क्लियर है? ओके, और कुछ रीजंस है, देखो, फ्यूचर जनरेशंस क्रिएटिंग अवेयरनेस इन द चिल्ड्रन फॉर मोर एनवायरमेंटल कॉन्शियस फ्यूचर, है ना, चिल्ड्रन के अंदर अलग अलग कैंपेन्स के थ्रू हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। देन अवेयरनेस थ्रू एजुकेशन, इंक्रीजिंग अवेयरनेस टू द एजुकेशन इनिशिएटिव्स, एजुकेशनल बुक्स के अंदर कुछ अलग अलग इनिशिएटिव्स लेकर ये भी इंक्रीज किया जा सकता है। देन ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज एक्नॉलेज रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, हर एक कंट्री को स्टैंड लेने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि हम डेवलप्ड है, हम इसके बारे में कुछ नहीं करेंगे, हम तो राजा है ना। हम डेवलपिंग है, अभी हमारी प्रोग्रेस चल रही है, हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, बजट नहीं बढ़ा सकते। हम अंडर डेवलपिंग है, बहुत गरीब है, उस वजह से भी हम कुछ नहीं कर सकते। ये रीजंस अगर हर कंट्री देने लग जाए तो डेफिनेटली वहां पे ये जो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन का जो ये है पॉइंट है, इसके ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते। हर एक कंट्री को एकजुट होकर इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। देन डिफाइंड प्लान्स, फ्यूचर प्लान्स एंड लॉज फॉर्मुलेटेड फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, है ना, एनवायरमेंट के हिसाब से आने वाले 50-100 साल के हिसाब से फ्यूचर प्लान्स को डिजाइन करने की अभी जरूरत है। देन ग्लोबल एफर्ट्स, ऑनगोइंग एफर्ट्स वर्ल्ड वाइड फॉर द एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। आ गई बात समझ क्लियर है? ओके, देखो, कुछ हिस्ट्री के अंदर जाएंगे हम। 1972 में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूएनईपे हुआ था। यूएनईपे का लॉन्ग फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसको हम यूएनईपे बोलते हैं। देन वाज फाउंडेड इन 1972 ड्यूरिंग अ कॉन्फ्रेंस फोकसिंग ऑन ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। 1972 में जब ह्यूमन इश्यूज एंड एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में यूएस के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो उस वक्त इस यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का यानी कि यूएनईपी का गठन किया गया। ओके, देन इंडियाज एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट, सब्सिक्वेंटली इन इंडिया अ डेडिकेटेड एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड फॉलोइंग एक्सटेंसिव डिस्कशंस ऑन द एनवायरमेंटल चैलेंज, है ना। उसी के साथ साथ इंडिया के अंदर भी एक डेडिकेटेड एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट को एस्टैब्लिश किया गया, जो कि आने वाले एनवायरमेंट चैलेंज को फोकस करके उनके ऊपर काम करता है। ओके, देन फॉर्मेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, है ना, फॉर्मेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, अ डिस्टिंक्ट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट वाज सेट अप इन द इंडिया, है ना। फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट के लिए एक डिस्टिंक्ट सेपरेट एंटिटी को सेटअप किया गया। एक्टिवली एंगेजिंग इन द प्लानिंग, वो क्या क्या करती है? प्लानिंग करती है ना। देन इम्प्लीमेंटेशन एंड अवेयरनेस इनिशिएटिव्स रिलेटेड टू द एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, है ना। एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के रिलेटेड जो इश्यूज है उसके बारे में अवेयरनेस लोगों के अंदर क्रिएट करना, अलग अलग कैंपेन्स को चलाना, ओके, और जो प्लानिंग है उसको इंप्लीमेंट करना, ये काम ये मिनिस्ट्री करती है। ओके, देन इनिशिएशन इन 1985, सिंस 1985 द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन अंडरटेकिंग वेरियस प्रोग्राम्स टू प्लान, इंप्लीमेंट एंड इनहांस अवेयरनेस रिगार्डिंग टू एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट रिलेटेड इश्यूज। कब हुआ था ये? 1985 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट इन द इंडिया। आ गई बात समझ में? क्लियर है सभी चीजें? यस और नो? ओके, आपने ये लेक्चर पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखा होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। बहुत ही आसान चैप्टर है, लेकिन इसके अंदर एक्सपेक्टेड क्या है एग्जामिनर को कि पॉइंट बाय पॉइंट आप चीजों को नोट डाउन करो, ना कि पूरे पैराग्राफ के पैराग्राफ आप लिख कर आओ। ओके, पॉइंट बाय पॉइंट अगर सभी चीजें हैं तो डेफिनेटली आपको 100% इसके अंदर मार्क्स मिल सकते हैं। काफी आसान चैप्टर है, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो इसको इग्नोर करने के बारे में आप सोचना भी मत। ओके, सो इफ यू लाइक द लेक्चर, if you like the lecture, then like the video, and if you have any doubt you can comment and I will answer your questions. Okay, thank you so much.